हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के लंबवत अर्थात निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बोर्ड पर फोकस करें आप। द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है आपको। ओके, तो डियर स्टूडेंट एक बात आप समझ लीजिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत। तो ध्यान दीजिए, जैसे ए बी एक द्विध्रुव है, यहाँ हमने माना है ए बी एक द्विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है आपको, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को, इस ए बी रेखा को, ए बी लाइन को क्या कहेंगे, द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। और अक्ष के लंबवत हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अक्ष के लंबवत एक पॉइंट सी है जो कि x दूरी पर है, आपको दिखाई दे रहा है। अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो आप लैंग्वेज को एक बार फिर से समझे, लैंग्वेज बहुत ही आसान है, आपको याद होना चाहिए। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश व बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओके, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से x दूरी पर अक्ष के लंबवत अर्थात निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु सी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, ध्यान दीजिए, ए बी एक द्विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। ओके, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है जी, ओ है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। और ओ मध्य बिंदु हो गया तो AL हो गया, AL हो गया। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से x दूरी पर एक बिंदु सी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और यह बिंदु सी क्या है, अक्ष के लंबवत है, आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री पर। ओके, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ओ से x दूरी पर अक्ष के लंबवत एक बिंदु सी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर थीटा, हमने ये कोण क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो जब ये कोण थीटा हो गया तो ये कोण क्या हो गया जी, इतना कोण क्या हो गया, ध्यान देने वाली बात है। ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये कोण थीटा है और ये पूरा कोण क्या है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो ये वाला कोण केवल क्या बचा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा जी, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा बन गया तब ये थीटा हो गया, क्योंकि ऊपर वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो आप याद रखें ये थीटा कोण है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। ओके, समझ पाए। अब उसके बाद में आपको फोकस करना है माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे मैंने बताया है उसी की ओर आता है। माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है उसी की ओर आता है। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, उसी की ओर मैंने डायरेक्शन दिखाया है, समझिए। माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E1 है, उसी की ओर है। देखिए तीर दिखाई दे रहा है आपको। और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उससे दूर, प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उससे दूर जाता दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ। अब ध्यान देना है आपको, जब ये थीटा तो ये कोण भी थीटा हो गया, मैंने जैसा बताया। अब ध्यान दीजिए, E1 के दो घटक, E1 के दो घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसको दो घटकों में वियोजित करने पर E1 है ना, E1 cos थीटा तो इधर आ जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। E1 cos थीटा इधर आ जाएगा और E1 sin थीटा नीचे की ओर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, E1 का दो घटक, E1 cos थीटा इधर एक आया और E1 sin थीटा इधर आया। उसी तरीके से E2 का दो घटक, E2 का दो घटक, E2 cos थीटा इधर आया और E2 sin थीटा इधर गया। ओके, E1 का दो घटक, एक इधर है और एक इधर है। उसी तरीके E2 का एक घटक इधर है, एक घटक इधर है। अब आपको यहाँ फोकस करना है, ध्यान दीजिए, चित्र से स्पष्ट है कि AC और BC बराबर क्या हो जाएगा, करणी में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कैसे, आपको दिखाई दे रहा है, ये दूरी बराबर है। ये दूरी क्या है जी, बराबर A से बिंदु C की दूरी और बिंदु B से C की दूरी बराबर। AC दूरी और BC दूरी आपको बराबर दिखाई दे रहा है और है भी, याद रखिए। और ये AC की दूरी √x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे आप एक तरफ देख लीजिए, ये क्या है, O है, मध्य बिंदु मैंने केवल इतने पार्ट को बनाया, ये वाला पार्ट
O है और एक क्या है C है और एक क्या है A है। ये दूरी क्या है x है, मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु C है जो x मैंने दिखाया है, और ये क्या है यल है, ये क्या है जी यल है। तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे लंब हो गया है आधार, तो उस नियम से हो गया। तो जितना ए दूरी AC दूरी होगा उतना BC दूरी होगा और इसी के बराबर होगा। मैंने ये लिखा है यही चीज। अब उसके बाद में ध्यान देना है, अतः बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों के कारण समान होगा। क्योंकि देखिए आवेश का मान भी बराबर है, प्लस Q है ये माइनस Q है, चिन्ह भले अलग है लेकिन आवेश का मान तो बराबर है। और ये क्या है दूरी है, ये दूरी सेम है। तो क्या हुआ, बिंदु C पर जो माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। और समान होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको E डैश मान लिया। E1 और E2 बराबर है किसके, समान आवेश E डैश के। हमने बताया माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि दूरी भी बराबर है, आवेश का मान भी बराबर है। ओके, तो समान आवेश को क्या मान लिया है, E डैश मान लिया है। अब आगे ध्यान दीजिए, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का घटक E1 sin थीटा और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E2 का घटक E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, अतः इनका परिणामी शून्य होगा। ध्यान दीजिए, E1 का एक घटक E1 cos थीटा इधर है, आपको दिखाई दे रहा है, और E1 sin थीटा इधर। उसी तरीके से E2 का मैंने बताया एक घटक इधर है और एक घटक इधर है। तो ध्यान दीजिए, E1 sin थीटा नीचे है और E2 का sin थीटा ऊपर है। E1 E2 का मान तो बराबर है, आप समझिए E1 sin थीटा और E2 cos थीटा क्या है, बराबर है। E2 sin थीटा क्या है जी, बराबर है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और ये दोनों विपरीत दिशा में कार्य करें। ये देखिए, ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रहा है। जब दो सदिश राशियां क्या विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, उनके अंतर के बराबर। अब ये दोनों मान तो बराबर है, आपस में जब घटाएंगे तो उनका परिणामी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आप समझ पाए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, परिणामी क्या हो गया, 0। अब क्या बचा, ध्यान दीजिए, E1 cos थीटा इधर कार्य कर रहा है और E2 cos थीटा भी इधर कार्य कर रहा है। तो E1 cos थीटा व E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अतः इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इनके योग के बराबर होगा। क्योंकि जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो E1 cos थीटा भी इधर कार्य कर रहा है, E2 cos थीटा भी इधर कार्य कर रहा है, तो इन दोनों का जो परिणामी हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप एक बार फिर से इस चित्र को आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। AB एक द्विध्रुव है, AB क्या है जी, एक द्विध्रुव है। A पर माइनस Q आवेश तथा B पर प्लस Q आवेश है। माइनस Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 जो है इधर आएगा CA दिशा में। कौन सी दिशा में, CA। माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा CA दिशा में आएगा, C से A की ओर, क्योंकि माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसी चार्ज की ओर, उसी आवेश की ओर आता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, प्लस Q के कारण बिंदु C पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा C से दूर जाएगा, ये मैंने E2 दिखाया है। माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है, उसी की ओर आ रहा है, और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E2 उससे दूर जा रहा है, ये देख रहे हैं E2 मैंने लिखा है। अब ध्यान दीजिए, ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। तो E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर, E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर E1 cos थीटा इधर काम करेगा, ठीक है। E1 का एक घटक E1 cos थीटा इधर काम करेगा और E1 sin थीटा इधर काम करेगा। उसी तरीके से E2 का दो घटक E2 sin थीटा इधर है और E2 cos थीटा इधर है। अब इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर फोकस करना है, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है। E1 sin थीटा नीचे कार्य कर रहा है और E2 sin थीटा ऊपर कार्य कर रहा है, और E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है, अतः ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि दो सदिश राशियां जब विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, उनके अंतर के बराबर।
तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अतः परिणाम में 0 हो गया। अब यहाँ पर E1 और E2 का मान E1 बराबर E2 होगा, और जिसको मैंने क्या माना है, ई डैश माना है। क्या माना है जी, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है E1 E2 को क्या मान लिया गया, ई डैश। और ये दोनों वैल्यू बराबर कैसे हो गया, क्योंकि देखिए आवेश का मान भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। AC जितना दूरी है उतना BC है, आवेश का मान और दूरी बराबर, अतः दोनों आवेशों का मान बराबर हो गया और उसको ई डैश मान लिया गया। ओके, तो आप देख रहे हैं E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो कैंसिल हो गया। अब बिंदु C पर क्या बचा, E1 cos थीटा भी इधर कार्य कर रहा है और E2 cos थीटा भी इधर कार्य कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अतः दोनों का परिणामी क्या होगा, उन दोनों के योग के बराबर। जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी क्या होता है जी, उनके योग के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है उसको हमने E मान लिया है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों को जोड़ दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने माना है E1 और E2 का मान बराबर है और उसको क्या मान लिया, ई डैश मान लिया है, तो ई डैश cos थीटा यहाँ भी हो जाएगा, ई डैश cos थीटा यहाँ भी हो जाएगा, ई डैश cos थीटा ई डैश cos थीटा क्या हो गया, 2 ई डैश cos थीटा हो गया, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 ई डैश cos थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, ई डैश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जैसा कि मैंने आपको बताया बिंदु आवेश के कारण कोई चार्ज Q है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है निर्वात में, KQ/r² होता है। ध्यान दीजिए, Q आवेश है, उससे r दूरी पर, r क्या है, दूरी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ/r² होता है। ओके, ध्यान दीजिए, तो उसी नियम से ध्यान दीजिए, आवेश चाहिए ले लीजिए चाहिए ले लीजिए, ठीक है, दोनों दूरी तो बराबर ही है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया KQ/r²। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने पीछे बताया AC का मान, AC और BC का मान क्या, करनी में x² प्लस l²। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखिए L है, x है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण बन गया, AC क्या हो गया जी, कर्ण हो गया, तो कर्ण का मान ये है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और कर्ण क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, AC BC का मान ये हो गया है, मैंने पीछे बताया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और कर्ण कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है KQ/x² प्लस l², कर्ण ही नहीं लिखा है, क्योंकि वर्ग करने पर आपका फार्मूला होता है KQ/r², यानी दूरी का स्क्वायर, तो स्क्वायर और कर्ण कैंसिल हो गए, केवल ये बचा। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOC में cos थीटा लगाइए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार का मान l है, लंबाई l, और कर्ण क्या है, ये है, और कर्ण का मान मैंने जो अभी बताया ये आपको ठीक दिखाई दे रहा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण AC का मान ये है। ओके, अब उसके बाद में समीकरण 1 में ई डैश का मान भी रखेंगे और cos थीटा दोनों, ई डैश और cos थीटा दोनों का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो E बराबर, E क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, तो आपका क्या हो गया, 2 रहेगा, ये 2 जो है 2 वैसा ही रह गया, और ई डैश का मान KQ/x² प्लस l², और cos थीटा का मान l/x² प्लस l², और करणी का मतलब 1/2 घात होता है, करणी का जो ये करणी लगाया गया है उसका मतलब 1/2 घात है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 घात है, यहाँ क्या है, 1 घात है, तो आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ दिया जाता है, तो 1 में 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो हमने k को क्या ऐसे लिख दिया, k अलग कर दिया, k गुणा का चिन्ह है, ये क्या है, गुणा का चिन्ह, और q × 2l, ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं बताने जा रहा हूँ इसके आगे, कि आपने ऐसे लिख दिया q अलग और × 2l। ओके, और ये आधार बराबर है तो गुणा में घात जोड़ दिया जाता है, 1 में 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 हो गया। ओके, अब ये चित्र आपको समझ में आ गया है, इसकी जरूरत नहीं है, अब आगे देखिए कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ध्यान दो, चूंकि है ना, आपको यहां पर ध्यान दीजिए, यदि x स्क्वायर या x की वैल्यू, x की जो वैल्यू l की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, यदि x की वैल्यू जो है l की अपेक्षा काफी ज्यादा हो, तो आप क्या कह सकते हैं, x² प्लस l² किसके बराबर हो जाएगा जी, x² के हो जाएगा। यहाँ फोकस करें,
यदि x की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा है तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बहुत ज़्यादा में से बहुत थोड़ा सा चीज़ जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। तो हम इसके जगह क्या लिखने वाले हैं, केवल एक्स स्क्वायर, कोष्टक की जगह क्या लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर। तो आपका हो गया अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू इंटू 2L बटे एक्स स्क्वायर। मैंने बताया ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और घात क्या है 3/2, घात क्या है जी 3/2। तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स पर घाते 3। अब चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण। P क्या है जी, द्विध्रुव का आघूर्ण है, पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं। P क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, उसका ये फार्मूला होता है। तो हम ऊपर अंश में इसके जगह क्या लिख सकते हैं, P। अतः आपका जो रिजल्ट आया, आंसर आया E बराबर आपका KP, K तो रहेगा ही, और एक क्या बन गया P, KP बटे एक्स क्यूब, KP बटे एक्स क्यूब। ओके, तो आपको समझ में आया, ये निरक्षीय स्थिति पर है, क्या है जी, निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, अक्ष पर क्या होता है 2kp होता है, और निरक्षीय स्थिति पर kp बटे एक्स क्यूब। तो यानी क्या, निरक्षीय स्थिति का डबल कर देंगे तो आपको अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बात क्लियर कर लीजिए, जो ये आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, और जो आपका अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था 2kp बटे एक्स क्यूब था। समझ पाए, 2kp ये अक्ष पर था, ये क्या था जी, अक्ष पर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है उसका डबल कर देने पर, क्या प्राप्त हो जाएगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ओके, या अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात तथा निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1। इससे इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा, अक्ष बटे निरक्षीय। यहाँ पर आप निरक्षीय लिख सकते हैं समझने के लिए, निरक्षीय। तो अक्ष बटे निरक्षीय क्या हो जाएगा, 2:1। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अक्ष पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, निरक्षीय पर है जो अभी अभी मैंने बताया। ओके।